आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटी का क्लास नंबर 3 है और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में और साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। पॉलिटी सेक्शन में मैक्सिमम टाइम जो देखा गया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाता है वन डे एग्जाम में। बट अगर आप पीएससी एंड यूपीएससी लेवल के एग्जाम देखेंगे तो वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहली बार हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। तो यहाँ आपको दो बातें याद रखना है कि मूल अधिकार का वर्णन आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक के जो अनुच्छेद है ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है। और साथ ही साथ मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। तो मूल अधिकार से संबंधित दो बातें कि अनुच्छेद 12 to 35 में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में बात किया गया है। भाग 3 में, और किस भाग में, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि टोटल मूल अधिकार की संख्या कितनी है, तो टोटल जो मूल अधिकार है आपका 6 मूल अधिकार है। बट शुरुआत में कितना मूल अधिकार था? शुरुआत में 7 मूल अधिकार था। कितना था? 7। बाद में जो है आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और आज के डेट में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 टोटल मूल अधिकार आज के डेट में भारत के संविधान में है। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कौन कौन से मूल अधिकार है और उससे संबंधित आर्टिकल नंबर की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ दिया जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर क्या है, इसका कितने नंबर आर्टिकल से कितने नंबर के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया है। अगर हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन है। अगर पूछ दिया जाए कि समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में आपका समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में चर्चा किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पर कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक। तो ये सारा क्या था? आपका मूल अधिकार है। तो टोटल मूल अधिकार कितना हो गया? 6 हो गया। कौन कौन सा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये टोटल 6 आपका मूल अधिकार हो गया। तो आप फिर से एक बार याद रिपीट करेंगे कि मूल अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया है और टोटल 6 मूल अधिकार है, जिनमें से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसका आर्टिकल नंबर क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। हम लोग चले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका है, सबसे पहली बार हम लोग क्या बात करेंगे? मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका एक हो गया कि मूल अधिकार, उसी टाइप से दूसरा एक क्या आता है? मूल कर्तव्य आता है। मूल अधिकार जो है क्या है कि जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे संविधान हम लोगों को मूल अधिकार दे रहा है, तो हम लोगों का भी एक ड्यूटी है किसके प्रति? देश के प्रति और इस संविधान के प्रति। तो मूल कर्तव्य जो हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के भाग 4A में रखा गया। किसमें रखा गया? भाग 4A में रखा गया है। और अनुच्छेद कौन सी है? तो आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य को रखा गया है। और ये जो मूल कर्तव्य है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसे संविधान में कब जोड़ा गया? इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और शरण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया था। तो ये समिति के नाम इम्पोर्टेंट है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपका मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसे भारत के संविधान में जब जोड़ा गया तो भाग 4A में रखा गया है और आर्टिकल कौन सा? 51A में इसे रखा गया।
ये दो बातें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा समिति के सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में जोड़ा गया, ये दो बातें आप पूरा एकदम याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो टोटल कर्तव्यों की संख्या फंडामेंटल ड्यूटीज की जो नंबर शुरुआत में कितना था, 10 था, बट वर्तमान में एक और ऐड करके कितना हो गया है, 11। तो आज के डेट में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है, 11 है। तो लास्ट वाला कौन जोड़ा गया, वही आपका शिक्षा का अवसर वाला, कि जो भी बच्चे 6 से लेकर के 14 एज ग्रुप का है उसका उन सारे बच्चों के माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये आपका हो गया 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे कब जोड़ा गया, 86वां कब 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका 11वां मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वन डे एग्जाम में, तो यही सब 3-4 क्वेश्चन रिपीट होती है बार बार, और ये आपको पूरी कंठस्थ होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि मूल कर्तव्य का भाग क्या है, कौन सा भाग में मूल कर्तव्य को रखा गया। तो मूल कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल है। किस समिति के सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसे चेंजेस किया गया था जो संविधान को एक नया रूप प्रदान किया था। और प्रारंभ में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में 10 थी, बाद में एक और ऐड किया गया, तो आपका 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या हो गई। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित आपका क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत क्या है, एक गणतंत्रात्मक राज्य है, या सॉरी गणतंत्रात्मक देश है। और भारत गणतंत्र है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है कौन होते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल में बात किया जाता है, तो आर्टिकल 52, आर्टिकल अनुच्छेद 52 जो है आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा पहला बात, कि आर्टिकल 52 आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। और आर्टिकल 52 में क्या बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52। अब राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कोई भी विदेशी नागरिक भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। भारत के जो सिटीजन है वही भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। साथ ही साथ एज लिमिट क्या है कि कम से कम 32 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 साल अगर कंप्लीट हो गया है तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। थर्ड, कि उनका जो कहाँ से उनका सदस्य होना कंपलसरी है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य अगर है तो वह भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल में बात किया गया है, तो आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 में जो है भारत के राष्ट्रपति के योग्यताओं के बारे में बात किया गया है कि कौन सी योग्यता होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में बात किया गया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसके लिए जो बात किया गया आर्टिकल 55 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से निर्वाचन होती है, पहली बात कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य है वे राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, आप यहाँ टर्म को ध्यान देंगे, निर्वाचित सदस्यों की बात किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है
कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन सा आर्टिकल में बात किया गया इसके बारे में, तो आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 किसके बारे में है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और ये आप स्टार मार्क लगाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है यानी कि अनुपस्थित हो, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम यानी सबसे सीनियर मोस्ट जो भी जज होंगे, उनके समक्ष क्या शपथ दिलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होती है कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। और भारत के राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है, किस प्रोसेस से हटाते हैं, तो महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। कौन सा प्रोसेस से, महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे जो महाभियोग के बारे में कि महाभियोग का प्रोसेस क्या है, कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होती है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में चर्चा मिलती है, तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 किस चीज से डील करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगेगा तो किस प्रकार से लगेगा, कैसे हटाया जा सकता है, पूरा प्रोसेस का जो डीलिंग होती है वो आर्टिकल 61 के थ्रू होती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल सदन में ही ला सकते हैं हम लोग, उसे हम लोग किसी भी सदन में ला सकते हैं और किसी भी सदन में इसको हम लोग ला सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर हम लोग बात करें कि पारित कहाँ पर होगा, तो दोनों सदनों पर ये अलग अलग पारित होगा। और पारित होने के लिए क्या होनी चाहिए, कितनी बहुमत होनी चाहिए, जितने भी सदस्य संख्या होंगे उसके 2/3 वोट होनी चाहिए। अगर 2/3 बहुमत प्राप्त होगा तो ही जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से लगते हैं और इसको हम लोग क्या एक ही सदन में ला सकते हैं या दोनों सदन में ला सकते हैं, तो हाँ इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित कहाँ होगा, तो दोनों सदनों में ये अलग अलग पारित होगा। और जो वोटिंग होनी चाहिए, जो बहुमत प्राप्त होनी चाहिए हटाने के लिए, कितनी होनी चाहिए, जितने भी सदस्य संख्या रहेंगे उसका 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का बारे में जो चर्चा है कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 61 में इसके बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे कौन होते हैं, तो सबसे पहला बात, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। और वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।